हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड जैब एग्जाम्स के प्रिपरेशंस भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर चुके थे। बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप इसका पार्ट 2 है। मैंने आपसे ये कहा था कि जो हमारा चैप्टर 7 है, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी के सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट 1 में जो एक सवाल आपसे पूछा गया था मैंडेट से रिलेटेड, उसको मैं पहले बता देती हूँ। देन हम आज बैंकर्स के लीन के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जो मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा भी था, हु इज ऑथराइज टू stamp a power of attorney document? Any individual, a notary public, magistrate or authorized official, the principal only and the government registrar. तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? बी इज द करेक्ट आंसर। बड़े ही डिटेल में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है पार्ट 1 को, जाकर पार्ट 1 देखिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है। आरबीडब्ल्यूएम में मैंने आपको चैप्टर 16 यानी कि हमने मॉड्यूल बी तक सारा कवर कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिससे आपका एग्जाम क्वेश्चन कर सकता है, वो सारे हमने कर लिए हैं टिल चैप्टर 16। इसके बाद हमारा मॉड्यूल सी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पीपीवी में हम यहाँ पर चैप्टर 7 मॉड्यूल ए चल रहा है। आपको भी पता है पीपीवी काफी लेंदी है, यानी कि 55 चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं। अभी हम चैप्टर नंबर 7 पे है, जल्दी ही ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट गाइस। अच्छे से पढ़िए, कम ही पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, ताकि एग्जाम में क्वालिफाई कर सको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैंकर्स लीन के बारे में बात करते हैं, यानी कि बैंकर्स के अधिकार के बारे में। ये क्या है? ये लीन कौन सा अधिकार है, कौन सा राइट है? तो लीन बैंकर्स का राइट होता है कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है जिन्होंने लोन लिया है बैंक से, बट दे आर नॉट एबल टू पे देयर ड्यूज, तो उस वक्त बैंक क्या करती है? रिटेन कर लेती है कस्टमर्स के गुड्स एंड सिक्योरिटीज को। ठीक है, जब तक वो उस ड्यू को पे ना कर दे, जब तक कस्टमर ड्यू को रीपे ना कर दे, तब तक जो है बैंक इसका अधिकार अपने पास रखती है, गुड्स एंड सिक्योरिटीज का। कुछ स्पेशल नेचर की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा बैंकर्स लीन होता है ना, वो कंसीडर्ड होता है एज द इम्प्लाइड प्लेज। इम्प्लाइड प्लेज का क्या मतलब होता है कि अगर कस्टमर ने लोन को ड्यू जो था, अगर वो रीपे नहीं कर रहा है, तो बैंक जो भी यहाँ पर प्लेज यानी कि एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया होगा, बैंक को उसको वो सेल कर देगी। तो बैंक के पास ये राइट होता है कि वो गुड्स और सिक्योरिटीज को सेल कर सकती है इन केस ऑफ कस्टमर डिफॉल्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये बोलता है कि बैंकर्स के पास पूरा राइट है कि अगर कोई कस्टमर ड्यू को रीपे नहीं कर रहा है, तो उनके पास द राइट ऑफ जनरल लीन होता है ऑन द गुड्स एंड सिक्योरिटीज, यानी कि कोई भी गुड्स एंड सिक्योरिटीज को बैंक यहाँ पर सेल कर सकती है उसको रिकवर करने के लिए। बट यहाँ पर आपको एक ट्विस्ट देखने को क्या मिलता है कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है और गलती से वो कोई डॉक्यूमेंट बैंक में छोड़ के आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट को बैंक सेल कर देगी। इसमें भी आपके कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, प्रिकॉशंस होते हैं, जिसको बैंक को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। तो अगर जैसे मान लीजिए राम है, राम गलती से अपने शेयर का कोई सर्टिफिकेट बैंक में छोड़कर आ गए, एक्सीडेंटली हुआ, ऐसा नहीं था कि उन्होंने जानबूझ के छोड़ा, तो ये नहीं हो सकता कि राम ने जो लोन लिया है उसको रिकवर करने के लिए आप उनके सर्टिफिकेट को शेयर सर्टिफिकेट को बेच दो या सेल कर दे। बैंक ऐसा नहीं कर सकती है, चाहे कोई वो एफडी हो, इंश्योरेंस पॉलिसी हो, जो इस लीन से रिलेटेड नहीं है, जो इस लोन से रिलेटेड नहीं है, उसको आप सेल नहीं कर सकते हैं। आप उसी को सेल कर सकते हैं जो इस लोन से रिलेटेड होगा। यहाँ पर प्रिकॉशंस क्या क्या रखने होते हैं, इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो बैंक यहाँ पर कस्टमर से लेटर ऑफ लीन मांगेगी, जिस लेटर ऑफ लीन में ये लिखा होगा कि जो भी गुड्स एज अ सिक्योरिटी कस्टमर बैंक को प्रोवाइड कर रहा है, बैंक उस सिक्योरिटी को सेल कर देगी अगर कस्टमर डिफॉल्ट हो गया या कस्टमर पे नहीं कर पाया अपने ड्यू को। तो ठीक है, तो ये वाली चीज आपको लेटर ऑफ लीन में लिख के दी जाती है। आगे चलते हैं, आगे हम टाइप्स ऑफ लीन की बात करेंगे। तो दो टाइप्स होते हैं लीन के, पहला होता है आपका जनरल लीन, दूसरा होता है पर्टिकुलर लीन। अब जनरल लीन क्या कहता है, तो जनरल लीन बोलता है हमको कि जो भी एनी गुड्स एंड सर्विसेज जो बैंक को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया हुआ है, उसको बैंक अपने पोजीशन में ले सकती है
जब तक कस्टमर इस ड्यू को रीपे नहीं कर देता है। और ये कौन सा सेक्शन हमको इसके बारे में बताता है? तो सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमको ये बोलता है कि बैंक कोई भी गुड्स एंड सिक्योरिटीज को एज अ पोजीशन रख सकती है। ठीक है। दूसरा होता है पर्टिकुलर लीन। तो पर्टिकुलर लीन का क्या मतलब है कि यहां पर आप कोई स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज को ही एज अ पोजीशन ले सकते हो जो रिलेटेड हो उस लोन से, रिलेटेड हो उस ड्यू से। ऐसा नहीं है जैसे जनरल में हमने क्या किया था, सारे गुड्स एंड सिक्योरिटीज को एज अ पोजीशन हम रख सकते हैं, किसी भी गुड्स को। इसमें स्पेसिफिक जो रिलेटेड होगा उस ड्यू से, उस लोन से, उसी सिक्योरिटी, उसी पोजीशन को हम रिटेन कर सकते हैं, यानी कि एज अ बैंक हम उसका पोजीशन ले सकते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस है, तो पर्टिकुलर लीन का कुछ कंडीशन है जिसको हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। बैंक यहाँ पर होल्ड करेगी उस पर्टिकुलर गुड्स को जो भी एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया था बैंक को, और बैंक यहाँ पर एक्ट करेगी क्रेडिटर। क्रेडिटर को कौन होता है? समवन हु गेव द लोन। ठीक है। दूसरा होता है गुड्स मस्ट नॉट बी इंटरेस्टेड फॉर अ स्पेशल पर्पस इनकंसिस्टेंट विथ अ लीन। अब ऐसा हुआ कि कोई पर्सन गलती से कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह या डॉक्यूमेंट अगर बैंक में छोड़ के आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको भी अपने पोजीशन में ले सकते हो अनटिल एंड अनलेस वो इस पर्टिकुलर ड्यू या पर्टिकुलर लोन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिससे हम पर्टिकुलर लीन को एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हम उसी चीज को यहाँ पर पोजेस्ट कर सकते हैं, यानी वही गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हैं जो उस पर्टिकुलर ड्यू, पर्टिकुलर लोन से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जनरल लीन की तरह कुछ भी हम यहाँ पर पोजेस्ट कर ले। ठीक है। तो ये होता है आपका पर्टिकुलर लीन। अब हम आगे बात करेंगे कि वेयर अ राइट कैन अप्लाई। तो ये जो बैंक का जो लीन का राइट है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? तो पहला है राइट टू सेल, यानी कि बैंक सेल कर सकती है डेटर के गुड्स को रिकवर करने के लिए जो भी डेब्ट है, अगर कस्टमर ने रीपे नहीं किया अपने ड्यू को। तो दूसरा, यहाँ पर जो आपका ये राइट ऑफ लीन होता है ना, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बैंक ही इसको अप्लाई कर सकती है। ये बैंक के अलावा फैक्टर्स, वेयर फिंगर्स मतलब वेयर हाउस कीपर्स, अटॉर्नीज एंड पुलिस ब्रोकर्स, इन सबके पास सिमिलर राइट्स होते हैं अंडर द सेक्शन ऑफ 171। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसके अकॉर्डिंग इनके पास भी ये राइट्स होते हैं। यहाँ पर कोई अलग स्पेशल इनके लिए अग्रीमेंट्स नहीं बनाए जाते हैं। तो लीन का जो राइट है हर किसी के लिए है, नॉट ओनली टू द बैंक्स। ठीक है। अब बात करते हैं अगेंस्ट द कस्टमर। तो लीन, सीधी बात है, लीन उसी पे अप्लाई होगा ओनली टू दोज गुड्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द कस्टमर्स जो कि उस पर्टिकुलर ड्यू से रिलेटेड है और उस पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेटेड है। अब किसी का ज्वाइंट अकाउंट है, एग्जाम्पल से समझिए, किसी का ज्वाइंट अकाउंट है और जैसे राम है और सीता है, इन दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है। अब राम ने कोई लोन लिया होगा बैंक से, तो इट डजंट मीन्स कि अगर राम ने रीपे नहीं किया है तो इन दोनों का जो ज्वाइंट अकाउंट है उससे आप उसको रिकवर करोगे ना, बिल्कुल भी नहीं। ओनली राम, पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल जिसने यहाँ पर लोन लिया है, जो ड्यू नहीं कर रहा है, उसी के हम गुड्स एंड सिक्योरिटीज को एज अ पोजीशन यहाँ पर लेते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है, ये ज्वाइंट अकाउंट पे आपको अप्लाई नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे कि वेयर अ राइट कैन नॉट अप्लाई। अब ये जो लीन का राइट है कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, अगर कोई भी कस्टमर अपनी ज्वेलरी को लॉकर में रखवाता है फॉर द सेफ्टी पर्पस, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस ज्वेलरी को सेल कर दो रीपे करने के लिए कस्टमर्स का जो भी ड्यू था, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मनी डिपॉजिट करा रखा है, तो आप उसका भी यूज नहीं कर सकते हो लीन के अंदर, क्योंकि वो रिलेटेड नहीं है उस पर्टिकुलर लोन और उस पर्टिकुलर ड्यू से। ठीक है। तीसरा आपका आता है नेग्लिजेंसी लेफ्ट आर्टिकल्स, यानी कि अगेन अगर कस्टमर कोई भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएबल आइटम्स गलती से छोड़कर चला जाता है, तो उस पर भी आप लीन नहीं लगा सकते हो। इमेच्योर डेब्ट, अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल से समझिए, रवि ने 50,000 रुपए बैंक से लिए। ठीक है। अब इसका जो मैच्योरिटी है नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो उससे पहले बैंक इनकी सिक्योरिटी को सेल नहीं कर सकती है। स्टोलन गुड्स की बात की गई है। अब कोई पर्सन है जो जिन्होंने चोरी करके कोई ज्वेलरी वगैरह लेकर आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस स्टोलन गुड्स को बैंक इस्तेमाल कर सकती है
किसी भी डेप्थ को रिकवर करने के लिए, रीपे करने के लिए। इसके बाद आता है नो सैमल्टेनियस राइट्स। अब यहाँ पर लीन एंड राइट ऑफ सेट ऑफ कैन नॉट बी एक्सरसाइज सैमल्टेनियसली। इसको एग्जाम्पल से समझिए। रवि के सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपए हैं। रवि ने बैंक से 15,000 रुपए उधार लिए हैं, ओ किया है, ठीक है। तो बैंक यहाँ पर 15,000 रुपए को एडजस्ट कर सकती है इसके अकाउंट से, जिसको हम राइट ऑफ सेट ऑफ बोलते हैं। यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ना कि इनकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं फॉर द सेम लोन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ सेट ऑफ, एडजस्ट करना, ना कि हम उसको सेल कर देंगे। ओके तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स थे रिगार्डिंग द बैंकर्स लीन, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं और एक आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड करूंगी। लीन इज ए एंड डैश ऑफ द क्रेडिटर टू रिटेन पोजेशन, राइट, इंस्ट्रूमेंट, ऑब्लिगेशन एंड इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, लीन एक अधिकार है, लीन एक राइट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बैंकर्स लीन इज एन और ए बेलमेंट ऑफ गुड्स, एग्रीमेंट, इम्प्लाइड प्लेज एंड एन स्टॉपेज। क्या होगा करेक्ट आंसर? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि बैंकर लीन्स को हम और क्या बोलते हैं। आई होप आपको इस सवाल का जवाब पता हो। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।